25 अगस्त 2012 ये वो दिन था जब इंसान का बनाया कोई ऑब्जेक्ट पहली बार हीलियो स्पेस क्रॉस करके इंटरस्टेलर मीडिया में दाखिल हुआ था। ये वो दिन था जब नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री से बाहर आउट क्लाउड में एंटर हो गया था। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को 5 सितंबर 1997 को लॉन्च किया गया था और आज वो जमीन से करीब 2200 किलोमीटर की दूरी पर है। वॉयेजर 1 के लॉन्च से सिर्फ 16 दिन बाद वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट भी 5 सितंबर 2018 को इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर हो चुका था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का मकसद हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स जुपिटर और सैटर्न या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियस और नेपच्यून को स्टडी करना और उनकी फ़ोटो भेजना था। लेकिन आज 43 साल बाद भी ये एक्टिव है और इंटरस्टेलर मीडियम में हमें सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। ज़रा सोचिए, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ज़मीन से दूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया की एक चीज़ दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। जस्ट इमेजिन, इस 43 साल के अरसे में वॉयेजर 1 ने क्या क्या देखा होगा। कितनी ही सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते थे। क्या उनकी मुलाकात किसी एलियन से हुई है या फ्यूचर में होने वाली है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। 5 सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न की स्टडी करना, उनके मून की स्टडी करना और उनके रिंग्स की स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़मीन पर भेजना था। 18 सितंबर 1977 वॉयेजर 1 ने पहली बार अपनी आंखें खोली और अपनी पहली तस्वीर को क्लिक किया। वो तस्वीर अपने आप में एक अजूबा थी, क्योंकि उस तस्वीर में हम सब थे, हमारी ज़मीन थी और हमारा चांद भी साफ दिखाई दे रहा था। वॉयेजर 1 की वजह से हम पहली बार अपने खूबसूरत प्लैनेट अर्थ को देख रहे थे। अब वॉयेजर 1 का काम था सीधे जुपिटर की तरफ जाना और अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से सिर्फ 1.5 साल में ही वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के एरिया में था। जनवरी 1979 वॉयेजर 1 जुपिटर पर पहुंच चुका था और उसने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ही जुपिटर दिखाई देने लगा, वॉयेजर 1 ने उसे कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंचा तो अरबों डॉलर से बना वॉयेजर 1 जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तबाह होने वाला था। लेकिन वॉयेजर 1 ने अपने आप को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाया और अपना मिशन जारी रखा। इस जर्नी के दौरान वॉयेजर 1 को जुपिटर के पास रुकना नहीं था, क्योंकि ये बस एक फ्लाई बाय मिशन था। अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से वॉयेजर 1 को काफ़ी कम वक्त मिलने वाला था, इसलिए उसकी वजह से ली गई हर इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वॉयेजर 1 ने अपने जुपिटर फ्लाई बाय के दौरान तकरीबन 1900 इमेजेस कैप्चर की। इन इमेजेस में 2 महीनों तक जुपिटर की कंडीशन को देखा गया कि कैसे जुपिटर के बादल चमकीले बैंड्स की शक्ल में प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। वॉयेजर 1 की ही वजह से हमें जुपिटर के सबसे बड़े तूफान द ग्रेट रेड जायंट स्पॉट का पता चला। रेड जायंट स्पॉट जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है, जो 350 साल से मुसलसल चल रहा है और आने वाले लाखों सालों तक चलता रहेगा। वॉयेजर 1 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट था जिसकी वजह से हम इस बहुत बड़े तूफान को देख पाए, और साथ ही साथ वॉयेजर 1 की वजह से जुपिटर के 12 मुख्तलिफ तूफानों को भी देख पाए। जुपिटर के एटमॉस्फेयर और उसके इंग्रेडिएंट्स पर बहुत बारीकी से रिसर्च की गई। ये हमारे पास पहला मौका था जब हम इतने पास से जुपिटर की तस्वीरें ले रहे थे, जब ज़मीन पर किसी को भी पता नहीं था कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के पास एक रिंग सिस्टम भी है। वॉयेजर 1 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसने जुपिटर के बहुत पतले रिंग्स को ढूंढ निकाला। इसने जुपिटर के रिंग सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी वो आज भी हमारे काम आ रही है। इसका रिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हल्का है, जो ज़मीन से देखने पर आसानी से दिखाई नहीं देता। लेकिन थैंक्स टू वॉयेजर 1 जिसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया जुपिटर रिंग सिस्टम से, वक्त बहुत कम था और इस स्पेसक्राफ्ट को
जुपिटर के छुपे मून्स की भी स्टडी करनी थी। जुपिटर के पोशीदा चांद आयो की तस्वीर हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। आयो एक एक्टिव वोल्केनिक मून था। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जमीन के बाद आयो ही एक ऐसी जगह मिली है जहां पर एक्टिव वोल्केनिक ऑब्जर्व किए गए हैं। इसकी सरफेस पर बैठा लावा साफ साफ दिखाई देता है। आयो से निकलती एक बड़ी गैस फ्यूम्स जो कि पॉसिबल सल्फर कंपाउंड्स की थी। वॉयेजर 1 ने इसके चांद को डिस्कवर तो कर दिया था, लेकिन अब साइंसदानों को इसके डाटा से इसके बारे में और जानना था। इसके बाद जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड भी वॉयेजर 1 की नज़रों में आ गया था। उस चांद की बिगड़ी हुई सरफेस बहुत कुछ बयान कर रही थी। जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी कैसे इन मून्स को खत्म कर रही है, ये उनको देखते ही पता चल गया था। वहाँ पर बनी बड़ी बड़ी चोटियाँ, खाइयाँ और इम्पैक्ट क्रिएटर्स जो वहाँ की बर्फीली सतह पर फैले हुए थे। ये वॉयेजर 1 की जुपिटर जर्नी के सबसे बड़े इवेंट्स रहे। उसके बाद अप्रैल 1979 में वॉयेजर 1 ने तस्वीरें लेनी बंद कर दी, क्योंकि अब जुपिटर फ्लाई बाय खत्म हो चुका था। अब बारी थी सैटर्न की। नवंबर 1980, 20 महीनों के बाद जुपिटर के सामने था एक बहुत खूबसूरत रिंग वाला प्लैनेट सैटर्न। इस मिशन में हमने सैटर्न के रिंग्स को पहली बार इतनी करीब से देखा। इसका एटमॉस्फेयर जिस पर जुपिटर की तरह लेकिन हल्के बैंड बने हुए थे। इस प्लैनेट का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी इसकी नज़रों में आ गया। वॉयेजर 1 की ही वजह से हमें टाइटन के मोटे सरफेस के बारे में पता चला और साइंसदानों को लगा कि शायद वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी मौजूद हो, जिसकी वजह से साइंसदान इस चांद के दीवाने हो गए। और फिर उन्होंने कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन पर भेजा, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर हमारी ज़मीन की तरह के माउंटेन, रेगिस्तान और समंदर मौजूद हैं जो मीथेन से बने हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के 3 ऐसे मून्स को ढूंढा जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। वॉयेजर 1 की ही वजह से हमने सैटर्न के रिंग्स की डिटेल से स्टडी की। वॉयेजर 1 को खास तौर पर टाइटन की स्टडी के लिए डिज़ाइन किया गया था। उस वक्त टाइटन को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई कि अगर वॉयेजर 1 किसी वजह से टाइटन पर ना पहुंच सका तो साइंसदान वॉयेजर 2 की डायरेक्शन को चेंज करके टाइटन पर भेज देते। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। सैटर्न फ्लाई बाय ख़त्म हो चुका था। अब बारी थी स्पेस के अंधेरों में खो जाने की। अब ये किसी प्लेनेट के पास नहीं जाने वाला था। वॉयेजर 1 की अब कोई मंजिल नहीं थी। अब इसे करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर चलना था और ये आज भी चल रहा है। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 ने एक बार फिर से मुड़कर देखा, अपने कैमरास को ओपन किया और तस्वीरें क्लिक की। एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट मौजूद थे। ज़मीन की भी एक आखिरी तस्वीर ली गई जो दी पेल ब्लू डॉट के नाम से फेमस है। इस तस्वीर से वॉयेजर 1 ने हमें दिखाया कि हम वाकई ही एक खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। और फिर वॉयेजर 1 ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं और ये आखिरी बार था। जैसे ही वॉयेजर 1 ने अपनी इमेजेस को हमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसके सभी कैमरास बंद कर दिए गए हमेशा के लिए। वॉयेजर 1 61197 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 18,000 साल बाद ये 1 लाइट ईयर दूर होगा। दिसंबर सन 2004 में वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन चौक को पार किया। ये वो रीजन है जहां सोलर वाइंड्स की रफ्तार इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज की वजह से कम हो जाती है। इसके बाद ये हेलियोपाउच से होकर गुजरता है जो एक बेहद पोशीदा इलाका है। और फिर 25 अगस्त 2012 को इसने इंटरस्टेलर स्पेस में जाने की आखिरी लिमिट हेलियोपाउच को भी क्रॉस कर लिया। अब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। अगर इसे हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचना हो तो इसे 73,775 साल लग जाएंगे। आने वाले 300 सालों में ये आउट क्लाउड तक पहुंच जाएगा और इसे पार करने में इसे 3000 साल लग जाएंगे। ये किसी भी पर्टिकुलर स्टार की तरफ नहीं जा रहा है। कम से कम आने वाले 40,000 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराने वाला है। नासा ने कंफर्म किया है कि ये स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे में ही घूमता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स बैन कर दिए जाएंगे। लेकिन इसकी अमेजिंग जर्नी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि ये हेलियोपाउस क्या है, आउट क्लाउड किस जगह को कहते हैं और ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या है। इन सब में वॉयगर 1 ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जमीन पर भेजी। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही वॉयगर 1 ने ऐसा क्या कैप्चर किया जिसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। ये सब आप जानेंगे वॉयगर 1 के पार्ट 2 में। दोस्तों, वॉयगर 1 की ये जर्नी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप वॉयगर 1 पार्ट 2 और वॉयगर 2 की जर्नी को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।